आज का टॉपिक है रिसर्च पेपर। हम रिसर्च पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि सोशियोलॉजी, लॉ और एनडीसीसी रिपोर्ट के लिए मतलब बेसिकली उन सब चीज़ों के लिए काम आता है। और बेसिकली अगर तुम्हें खुद से भी रिसर्च पेपर्स रीड करने हैं या फिर उन पे एक रिपोर्ट लिखनी है फॉर पर्सनल पर्पसेस, तो वो भी कर सकते हो तुम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं अपने आप बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम ईशान रस्तोगी है एंड आई हैव 1K, मोर देन 1K कनेक्शंस एंड फॉलोअर्स ऑन लिंक्डइन। एंड मैं काफ़ी सारे क्लब्स कम्युनिटीज़ में काम कर चुका हूँ, जैसे कि ब्रेनस्टॉर्म, वायास्टेला, ट्राइस्ट जो कि आईआईटी दिल्ली का था, एंड माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट कम्युनिटी। एंड मैंने कॉन्फ्लुएंस जो कि कॉन्फ्रेंस होती है एमिटी की, मतलब एमिटी एसिड की, उसमें भी मैं बैकस्टेज क्रू की तरह काम कर चुका हूँ। एंड अभी फिलहाल मैं सोशल मीडिया टीम लीड हूँ एट अ यूनिवर्सिटी क्लब फॉर डिजिटल इंडिया। सो मैं नॉवेल्स वगैरह भी मतलब लिखता हूँ, और मेरा इंटरेस्ट नॉवेल्स पढ़ने में और मूवी शोज इन सब देखने में है। और बाकी मेरा प्रायर एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने काफ़ी सारे डिस्कॉर्ड के सर्वर्स मैनेज करे। सो आगे बढ़ते हैं। तो आज का एजेंडा ये है कि मैं इन इन टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ। पहला टॉपिक है एनटीसीसी रिसर्च पेपर। तो एनटीसीसी रिसर्च पेपर क्या होता है, आपको क्या करना होता है, किस ड्यूरेशन मतलब क्या टाइम रहता है उसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि एनटीसीसी रिसर्च पेपर जो होता है वो होता है तुम्हारी गर्मियों की छुट्टियों में, जो कि 2 महीने की होती है। एंड उसके बारे में भी मैं लक वाले फैक्टर पे मैं बाद में बात करूंगा। पहले ये बता देता हूँ कि अगर बाय चांस तुम्हारा जो एक ना गाइड या मेंटर कह लो, एक टीचर असाइन होता है जो कि जिनको तुम्हें अपने वीकली रिपोर्ट्स देनी होती हैं, उनसे साइन वगैरह कराने होते हैं। तो अगर उस टीचर का दिमाग फिर गया और तुमने उसे इंस्टिगेट कर दिया और उसने तुम्हें तुम्हारी बैक लगवा दी इस पेपर के अंदर, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि तुम इसकी जो बैक क्लियर होगी वो 4 साल के बाद होगी। ठीक है, 4 साल के बाद होगी, इसका मतलब है कि तुम प्लेसमेंट में बैठ नहीं पाओगे। प्लेसमेंट में बैठने का ये क्राइटेरिया रहता है कि बैक तुम्हारी प्लेसमेंट से पहले सारी क्लियर होनी चाहिए। बट इसका जो बैक होता है वो 4 साल के बाद होता है, तो तुम्हारी प्लेसमेंट गई काम से। हमारे क्लास में एक बच्चा शायद बाल बाल बचा है बैक होने से, या फिर हो गया है, कुछ कंफर्म नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि अपने मेंटर को किसी भी तरह से गुस्सा मत दिलाना। अब आते हैं डब्ल्यूपीआर में। डब्ल्यूपीआर होती है वीकली रिपोर्ट्स, जिसमें आपको प्रॉपर बताना पड़ता है कि तुमने रिसर्च पेपर मतलब इस हफ्ते, ये 7 वीक का होता है, पहले 4 वीक का होता था बट अब 7 वीक का होने लग गया है। तो इसमें क्या क्या तुमने किया, फर्स्ट वीक में क्या किया, सेकंड वीक में क्या किया, वो सारा डब्ल्यूपीआर के अंदर आता है। उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। तुम लोगों को एनटीसीसी स्टार्ट होने के अराउंड वो पीएल्स वगैरह भेज देंगे, नहीं तो मैं ही भेज दूंगा। ठीक है। एंड रही बात फॉर्मेट की, फॉर्मेट जो होता है रिसर्च पेपर का मोस्टली, मार्जिन्स का तो पता नहीं। मार्जिन्स आई गेस 1.5 इंच होता है लेफ्ट से, और बाकी जगहों से 1 इंच होता है। एंड फॉन्ट साइज होता है 12। फॉन्ट स्टाइल जो होता है वो टाइम्स न्यू रोमन होता है। एंड उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है फॉर्मेट को, वरना कुछ कुछ टीचर्स अगर जेन्युइनली, जो गाइड होते हैं जो जेन्युइनली चाहते हैं कि तुम्हारा रिसर्च पेपर अच्छा बने, तो वो तुमसे हर चीज चेंज करवाएंगे। रही बात लक की, लक देखो मेरा तो अच्छा नहीं था, और मेरे कुछ दोस्तों का भी अच्छा नहीं था। तो कुछ लोगों को मतलब कुछ गाइड्स जो होते हैं ना, वो तुम्हें प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हफ्ते गर्मियों की छुट्टियों में बुलाया था।
एक साइन के लिए, एक साइन के लिए। और हम उस साइन के लिए भी 1.5-2 घंटे तक रुकते थे, क्योंकि वो मीटिंग्स वगैरह में बिजी होते थे। तो अब लक पे डिपेंड करता है, कुछ लोग ऑनलाइन अलाउ कर देते हैं, बट हम तो हर हफ्ते आए थे। तो दैट्स ऑल। अब आते हैं सोशियोलॉजी रिसर्च पेपर पे या फिर लॉ में जो तुम्हें मिला है। इसके बारे में मुझे ज्यादा आइडिया तो मिला नहीं, थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल गया। तो बेसिकली जो मैं अभी चीजें बताऊंगा ना कि प्रॉपरली रिसर्च पेपर कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो तो मैं बता दूंगा तुम्हें। उनमें से कोई ऐसी चीज जो नहीं बोली गई है तुम्हारी टीचर ने करने को, वो मत करना। बाकी सारी चीजें कर लेना। और अगर पूरा भी करके दे दोगे ना, तो टीचर इम्प्रेस भी हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो रिसर्च टूल्स, जिससे तुम रिसर्च पेपर निकालोगे। मार्केट में काफी सारे हैं, बट जो मैंने यूज करे हैं या जो अच्छे टूल्स हैं, वो स्क्रीन पे उसके लोगोस तुम्हें दिख रहे होंगे। पहला है लेफ्ट साइड पे गूगल स्कॉलर। तो गूगल स्कॉलर वैसे तो ठीक है, बट मैंने प्रेफर नहीं करा था, बिकॉज रिसर्च पेपर उस पे अच्छे से नहीं मिलते हैं। मतलब तुम्हें गूगल स्कॉलर पे वो रिसर्च पेपर मिलेंगे जो कि लॉक्ड होंगे। अब तुम क्या कर सकते हो, जो लॉक्ड पेपर्स हैं 2021 से पहले वाले जो पेपर्स हैं, उन वो अगर लॉग्ड हैं तुम्हारे, तो हर पेपर की ना DOI होता है एक, मैं दिखा भी दूंगा। तो वो एक तरह से की का काम करता है। तो वो की तुम, ये जो सेकंड वाला जो मिडिल में जो लोगो है, वो है साई हब करके वेबसाइट का। तो अगर तुम उसके अंदर अपना DOI डालोगे उस पेपर का, 2021 से पहले वाले का, तो वो खोल के दे देगा। तो साई हब बहुत लोग यूज करते हैं पुराने पेपर्स को खोलने के लिए, जो 2021 से पहले के हैं। बट प्रेफर ये किया जाता है कि तुम अभी रीसेंट रीसेंट लास्ट के 3-4 साल के रिसर्च पेपर पढ़ो। तो उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है ढूंढने का, वो है रिसर्च गेट। रिसर्च गेट पे हमारे एमिटी के फैकल्टीज भी अपने रिसर्च पेपर डालते हैं। एंड इसमें ढूंढना बहुत आसान है, मैं बता भी दूंगा कैसे ढूंढते हैं। एंड एक और टूल है जो कि मुझे अभी 1 या 2 दिन पहले पता चला है, वो ये लोगो है, ये वाला। ये है एनास आर्काइव। ये मुझे रिसेंटली पता चला है, उसके बारे में भी मैं बता दूंगा। इससे पहले मैं तुम्हें ये दिखा देता हूँ कि रिसर्च पेपर के जो एआई टूल्स वगैरह हैं, कौन से यूज करने चाहिए, या फिर राइट वे क्या है रिसर्च पेपर को पढ़ने का, किसी रिसर्च पेपर को पढ़ने का राइट वे क्या है, क्योंकि काफी लोगों को ये पता नहीं होता है। तो एआई टूल्स का पहले बता देता हूँ। 2 एआई टूल्स हैं, एक चैट जीपीटी हो गया तुम्हारा, और एक स्टेल्थ राइटर हो गया एआई। ठीक है। चैट जीपीटी में क्या करो, तुम रिसर्च पेपर का अपना कंटेंट, अगर तुम्हें एआई से काम करवाना है, तुम्हारे पास टाइम कम बच रहा है, तो ही ये करना, वरना मत करना। क्योंकि इस केस में ना, इन एआई टूल्स को यूज करने से प्लेगरिज्म आती है। तो प्लेगरिज्म तुम्हारी 15% से कम होनी चाहिए। तो इट्स बेटर कि तुम खुद ही करो, बट अगर तुम्हारे पास टाइम कम है, तो तुम इन टूल्स का भी यूज कर सकते हो। ठीक है। चैट जीपीटी में पैराग्राफ्स उठा के डालो, उसे बोलो कि तुम इन पैराग्राफ्स को पॉइंटर्स में कन्वर्ट करते, वो पॉइंटर्स को तुम कॉपी करो स्टिल राइटर एआई में, और उसमें जाके तुम ह्यूमनाइज कर का बटन क्लिक कर दो, या फिर एआई डिटेक्शन, दोनों चीजें हैं उसके अंदर। तो वो ह्यूमनाइज कर देगा आपके पूरे टेक्स्ट को। और उसके अंदर बहुत सारे ना ऑप्शंस भी आते हैं, वो मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा। ठीक है। तो अच्छा, राइट वे क्या है रिसर्च पेपर का, वो मैं दिखा देता हूँ, और टूल्स दिखा देता हूँ तुम लोगों को रिसर्च गेट से। ठीक है। सपोज मैंने कोई भी सोशियोलॉजी, अच्छा सोशियोलॉजी का तुम्हारा ये मैंने सुना है कि जो भी मॉड्यूल्स हैं, उससे कोई भी रिलेटेड टॉपिक हो तो सर्च कर लेना। तो सोशियोलॉजी इन रिसर्च मैंने करा। ठीक है। यहाँ पे ना तुम्हारे रिसर्च पेपर्स भी आते हैं, जर्नल्स भी आते हैं। ठीक है। तुम वो भी देख सकते हो। एंड इसके अंदर तुम फिल्टर्स वगैरह लगा सकते हो। सपोज तुम्हें, जैसे बुक्स है,
अच्छा, रिसर्च पेपर के अंदर बुक्स, कॉन्फ्रेंस पेपर्स और ये सारी जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें अलाउड हैं, तुम यूज कर सकते हो। तो सपोज मेरे को पोस्टर्स यूज नहीं करना, तो मैं पोस्टर्स हटा दूंगा। ठीक है, और मुझे एनी टाइम में सिंस 2020 चाहिए सपोज, ठीक है, तो मैं वो कर दूंगा। और इसके अंदर ओनली फुल टेक्स्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्या होता है, जो तुम्हारे रिसर्च पेपर्स होते हैं, उनमें जो काफी सारी चीजें होती हैं ना, वो लॉग्ड होती हैं। इसमें भी लॉग्ड होती हैं। तो अगर तुम ओनली फुल टेक्स्ट नहीं करोगे, तो चांसेस हैं कि तुम्हें वो रिसर्च पेपर दे दें उठा के। ठीक है, सपोज मैंने रिलीजन और रिलीजियस वाला खोला। इसके बारे में मैंने पहले एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट बताता हूँ मैं बाद में क्या होता है, ठीक है। मैक्स वेबर, कार्ल मैक्स, तुमने नाम सुना ही होगा, जॉर्ज सिमल, डरखाइम, दुरखाइम, तो ये सारे नाम तुमने ऑलरेडी सुन रखे हैं, ठीक है। तो पहले तुम एब्स्ट्रैक्ट पढ़ो। एब्स्ट्रैक्ट से तुम्हें ये पता चलेगा कि बेसिकली वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तुम ये स्टैट्स भी देख सकते हो कि साइटेशन कितनी हुई है, तो उस हिसाब से तुम्हारा वो भी बनेगा कि क्या मुझे ये पेपर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। फिर तुम डाउनलोड कर सकते हो इसे, ठीक है। वो बाकी चीजें बात की हैं, तो ऐसे तुम सर्च कर सकते हो। गूगल स्कॉलर में भी अगर मैं सोशियोलॉजी टाइप करूँ, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, तो ऐसा ऐसा आ जाएगा, ठीक है। एंड जब तुम देखोगे तो यहाँ पे पीडीएफ ऑप्शन आएगा साइड में ना, पीडीएफ ऑप्शन। तो डायरेक्ट इस लिंक पे तुम क्लिक कर सकते हो और तुम्हारा रिसर्च पेपर खुल जाएगा। ये जो बाकी जहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन नहीं आता, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि तुम डाउनलोड नहीं कर सकते इन सारी चीजों को। एंड वो तुम्हारा वेब पे अवेलेबल होता है, मतलब एज अ HTML अवेलेबल होता है, और कुछ कुछ लॉग्ड होते हैं। तो वही तुम फिर साई हब पे जाओगे, यहाँ पे तुम अपनी DOI डालोगे और फिर ओपन करोगे। अगर इस डेटाबेस के अंदर वो रिसर्च पेपर अवेलेबल है तो ठीक है, वेल एंड गुड, वरना कुछ नहीं कर सकते उसमें तुम। फिर आते हैं एनाज आर्काइव में। अब देखो, साई हब तुम्हें पता ही है, मैंने बता दिया, ठीक है। साई हब ने बहुत अच्छा काम करा 2021 से पहले पहले का, ठीक है। और लाइब्रेरी जेन, ये जेनेसिस का मॉडर्न वर्जन है। तो यहाँ पे बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती थी। और जेड लाइब्रेरी मैंने यूज करी है बुक्स पढ़ने के लिए, तो वो उसके लिए काम आता है। तो इन्होंने क्या करा है, काफी सारे ओपन सोर्स लाइब्रेरीज को स्क्रैप करके अपने डेटाबेस को बनाया है, ठीक है। और अपना डेटाबेस इन्होंने ओपन कर रखा है। तो तुम इसमें भी सर्च कर सकते हो। तुमने यहाँ पे DOI डाला और यहाँ पे अपना कुछ भी सर्च कर सकते हो तुम। तुम्हें कॉमिक्स भी मिल जाएंगी ये यहाँ पे। तो ये तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, मैंने नहीं किया है क्योंकि मुझे 2 दिन पहले पता चला है इसके बारे में। सो ये तो हो गई तुम्हारे रिसर्च पेपर तुम कैसे ढूंढोगे, ठीक है। अब आते हैं स्टेल्थ राइटर पे। ये तुम्हें साइट मिल जाएगी, मैं इन सारी चीजों के इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लिंक्स मैं यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। अब आते हैं इस पे, ह्यूमनाइजर पे। तुम अकाउंट बना लेना इस पे पहले तो, ठीक है। एंड एक काम करता हूँ, मैं पहले तुम्हें दिखा देता हूँ कि रिसर्च पेपर रीड कैसे करा जाता है, फिर वहीं से उठा के मैं तुम्हें अपना वो दिखा दूंगा कि कैसे करना। NTCC का जो रिसर्च पेपर होता है उसका फॉर्मेट ऐसे होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट तो मैं अभी दे दूंगा, वरना PLs वगैरह भी दे देते हैं, गाइड्स भी दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मेट होता है। उसके बाद तुम्हारी आती है डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। डिक्लेरेशन के बाद सर्टिफिकेट हो गया। ये सारा प्री वो होता है, बस थोड़े बहुत चेंजेस करने होता है अपने हिसाब से। एक्नॉलेजमेंट हो गया। उसके बाद आता है इंडेक्स। मेक श्योर कि तुम्हारा इंडेक्स अच्छे से प्रेजेंटेबल हो, पेज नंबर्स अच्छे से लिखे हो। इन इंडेक्स से इंडेक्स तक जितने भी पेजेस होते हैं वो अलग से गिने जाते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट से अलग से गिने जाते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट में बेसिकली, एब्स्ट्रैक्ट में तुम्हें वैसे तो कितने भी तुम पैराग्राफ्स कर सकते हो, बट 3 या 4 पैराग्राफ्स इनफ होते हैं उसके लिए, ठीक है।
तो एब्स्ट्रैक्ट में पहले तुम्हें ये बताना है कि तुम्हारा टॉपिक क्या है। तुमने सपोज सोशियोलॉजी का कोई भी एक टॉपिक ले लिया, ठीक है। सपोज मैं इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ तो मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक ले लिया, ठीक है। अब तुम्हें बताना है इसके बारे में, ये क्या चीज है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें ये बताना है कि जो तुम्हारा पेपर है वो क्या सॉल्व कर रहा है, उसने क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर करे हैं। ये तुम्हें चीज लिखनी है बेसिकली, अगर तुम अच्छा पेपर चाहते हो, टीचर इम्प्रेस हो जाए वगैरह, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा मतलब तुमने बता तो दिया कौन से क्वेश्चन तुमने आंसर करें, बट तुमने कैसे आंसर करें, किस तरीके से आंसर करें वो। एंड उसके बाद तुम ये बताओगे कि तुमने कितने रिसर्च पेपर ढूंढे। पहले तो क्या होगा, तुम एक लिस्ट बनाओगे, एक फोल्डर बनाओगे जिसमें तुम जितने भी रिसर्च पेपर तुम्हें मिल रहे हैं वो डालोगे, ठीक है। उसके बाद तुम उनके एब्स्ट्रैक्ट पढ़ोगे, सबके रिसर्च पेपर्स के। फिर उनमें से तुम डिसाइड करो कि तुम्हें कौन सा रिसर्च पेपर बेनिफिशियल हो रहा है, तो वो तुम उठाओ, बाकियों को रिजेक्ट कर दो। तो जैसे कि मैंने 17 रिसर्च पेपर जो थे उनके एब्स्ट्रैक्ट पढ़े, उनको एक फोल्डर में डाला, उनके पढ़े एब्स्ट्रैक्ट, और उसके बाद मैंने 4 रिसर्च पेपर अलग फोल्डर में डाल के निकाले। फिर उन पे बैठ के मैंने पूरा वो बनाया, ठीक है। उसके बाद जैसे कि फिर मैंने थोड़ा और डीप में गया कि मैंने क्या क्या करा, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट में बाकी चीजें यही आ जाती है कि तुमने क्या क्या करा, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। ओके। तो इंट्रोडक्शन में भी सेम ही चीज रहती है, लगभग ना। एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन सेम सेम रहता है, बट इंट्रोडक्शन में ऐसा होता है कि तुम थ्योरी लिखोगे ना मेन, वो यहाँ से स्टार्ट होगी इंट्रोडक्शन से। कि तुमने अपने कोई एक रिसर्च पेपर देखा, उसमें ये चीजें करी, उस हिसाब से। जैसे सस्टेनेबल गोल्स पे करा था मैंने, तो मैंने ढूंढा कि कौन से सस्टेनेबल गोल्स मुझे चूज करने चाहिए, ठीक है। तो वो तो मैंने बता दिया एब्स्ट्रैक्ट में। अब उसका कंटेंट क्या था, थोड़ा थोड़ा इंट्रो, ताकि सामने वाले को समझ में आए कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो सारी चीजें इंट्रोडक्शन के अंदर आती हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में फिर तुम्हारा एक सेक्शन होगा स्ट्रक्चर ऑफ पेपर के बारे में, कि तुम स्ट्रक्चर बताओगे पेपर का, कि पहले तुमने ये करा, फिर उसके बाद ये करा, फिर उसके बाद ये करा, ऐसे है। उसके बाद आता है तुम्हारा लिटरेचर रिव्यू। ये देखो, ये है तुम्हारी डीओआई। सपोज मैंने ये खोल लिया, ठीक है, मैंने पीडीएफ खोल लिया सपोज, डायरेक्ट पीडीएफ खुल गया। देखो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस आ गया है। एंड कोशिश करना कि तुम्हें ऐसा ना मिले। तो तुम्हें ना यहाँ पे डीओआई दिखेगी, जैसे ये आ रहा है ना, ये डीओआई हो गई तुम्हारी। और ऐसा भी हो सकता है कि डीओआई तुम्हारे रिसर्च पेपर के अंदर मेंशन्ड हो, मोस्टली अच्छे पेपर्स में मेंशन्ड होती है। तो तुम इसका यूज कर लेना, गूगल स्कॉलर और इनका, रिसर्च गेट का। लिटरेचर रिव्यू में तुम्हें एक टेबल बनानी होती है, जिसके अंदर तुम्हारे रिसर्च पेपर का नाम, डीओआई, कौन सी डेट में पब्लिश हुआ है, उनके ऑथर्स का नाम, क्या चीजें कवर मतलब करी गई हैं। वैसे तो ये मेरा अलग सा था, तो इसलिए मैंने एसडीजी कवर्ड लिखा है, वरना तुम्हें इस कॉलम की जरूरत नहीं है। मेथडोलॉजीज क्या क्या यूज हुई हैं उस रिसर्च पेपर से निकाले, मेन चीज होती हैं ये दो चीजें, मेथड्स और लिमिटेशंस। तो मेथड्स क्या क्या निकाले गए हैं, वो तुम ब्रीफ में उनके टाइटल्स लिख दो इसके अंदर, ठीक है। अब मेन चीज तुम ये देख रहे होंगे, यहाँ पे छोटा सा ना स्क्वायर में 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर भी देखोगे, तो मैंने यहाँ पे भी कर रखा है, +6 लिख रखा है मैंने, +7 लिख रखा है, सॉरी प्लस नहीं, मतलब स्क्वायर। तो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर मोस्टली केसेस में ये चीजें नहीं लिखी जाती हैं, स्टार्ट इंट्रोडक्शन से होता है, ये जो छोटे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है। अब ये होती है साइटेशंस, ठीक है। साइटेशंस के बारे में अभी मैं तुम्हें बताता हूँ थोड़ी देर में, पहले हम इस पे आ जाते हैं, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू में तुमने एक टेबल तो ये बना ली। फिर
तुम इसमें अपना पूरा प्रोसीजर बताओगे, तुमने क्या क्या करा। जैसे मैंने लिखा कि मैंने 17 रिसर्च पेपर निकाले, फिर मैंने उसका रीजन दिया। हमारे मेंटर ने बहुत अच्छे तरीके से गाइड करा था कि तुमने 17 पेपर करे, ठीक है, तुमने 4 रिसर्च पेपर उनमें से निकाले, तुमने 17 एसडीजीज जो थे उनमें से सिर्फ 6 या 7 जितने भी थे, सिर्फ उन्हीं एसडीजीज को क्यों लिया, उसका तुम्हें रीजन देना जरूरी है। क्योंकि तुमसे एग्जामिनर, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होता है वाइवा का, वो तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है अगर उसका मन करे। तो तुम्हें उसका रीजन बताना है। तो मैं गया G20 के जापानीज पोर्टल पे, वहां पे एजेंडा देखा मैंने। तो एजेंडा में ये एसडीजीज कवर हो रहे थे, तो मैंने इन पे ये रिपोर्ट बनाई, बेसिकली ये। उसके बाद काफी लोग ये जो प्रिज्मा स्टेटमेंट टेम्पलेट है, ये बनाते नहीं है, बट मैंने ये किसी रिसर्च पेपर के अंदर देखा था, सो आई फॉलोड इट। एंड ये बनाना बहुत आसान होता है। पहले होती है तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तुमने, जैसे ये दिखाता हूँ मैं, ये बेसिकली क्या चीज है। बीडीए मेरा जो टॉपिक था वो था, और एसडीजी तो पता ही है तुम्हें, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि ये मैंने कैसे कैलकुलेट करा। अब यहाँ आ जाते हैं, जैसे तुम्हें दिख रहा होगा कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन मैंने लिखा, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है अबाउट 6000 रिजल्ट्स। अब मैं क्या करूंगा, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के आगे कॉमा लगाऊंगा, ठीक है। कॉमा लगाया, मैंने लिख दिया दु- दुर्खाइम। रुक जाओ, कॉमा लगा के दुर्खाइम कर देता हूँ। दुर्खाइम करा, तो मेरे पास आए 2,94,000। अब तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारा टॉपिक क्या है। मेन टॉपिक सपोज तुम्हारा दुर्खाइम के थॉट्स के ऊपर हो गया, ठीक है। तो दुर्खाइम के थॉट्स पे है, तो तुम जो अपने रिजल्ट्स दिखाओगे वो 2,94,000 दिखाओगे, ना कि तुम सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन पे जो डाल के आया था, जो 6 लाख की फिगर आई थी, वो तुम नहीं डालोगे ऐसे। तो मैंने क्या करा, मैं दिखा देता हूँ। मैंने सर्च किया बीडीए, ठीक है, 1,80,000। एसडीजी 8,94,000। अब बताओ, मैंने यहाँ पे लिखा है 5879। इतना बड़ा रिजल्ट कैसे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं गया, मैं गूगल स्कॉलर तो ज्यादा यूज नहीं करता, तो रिसर्च गेट पे गया मैं। मैंने गया बीडीए, ठीक है। मैंने एनी टाइम की जगह करा सिंस 2020, ठीक, ओनली फुल टेक्स्ट। अब यहाँ पे मेरे को नंबर दिख रहा है 121, ठीक है। मैंने एस डी जी, अब ये जो बी डी एस डी जी थी, मैंने इनकी फुल फॉर्म्स यूज करी थी, एंड मैंने काफी सारे कीवर्ड्स यूज करे थे। तो उस हिसाब से मेरा जो टोटल, ये देखो, 2997। तो उस हिसाब से जो मेरा टोटल बैठ रहा था रिजल्ट्स का, वो था 5879। मैंने दोनों गूगल स्कॉलर रिसर्च किट दोनों को इंक्लूड करके करा था। उसमें से जो रिकॉर्ड की जो स्क्रीनिंग करी थी, जो कि होता है, तुमने रिसर्च पेपर कितने ढूंढने थे, तो वो तुम्हारा हो गया 25। 25 थे, ढूंढे तो 25 थे, जिसमें से 17 एलिजिबली एक्सेस हो पाया, मतलब कि तुम्हें उसका कंटेंट पूरा का पूरा मिल पाया। 8 ऐसे रिसर्च पेपर थे जिनका कंटेंट मैं ग्रैब ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो लॉक्ड थे, ठीक है। स्टडीज के अंदर मैंने कितने रिसर्च पेपर इंक्लूड करे, 4 का। तो प्रिज्मा टेम्पलेट ये हो गया। अब आते हैं तुम्हारी मेथोडोलॉजी पे। ये सारा काम चैट जीपीटी से करा था, बिकॉज उस समय टाइम नहीं था हमारे पास। सब लोग अपनी छुट्टी वुट्टी प्लान करके चले गए थे, और एकदम से धमाका दे दिया कि कॉलेज आना पड़ेगा साइन करवाने के लिए। तो ये बहुत ही शॉर्ट उसमें करा था, तो चैट जीपीटी से मैंने ये पैराग्राफ डाले, उसके अंदर वो करा, कर दिया। फिगर्स के नीचे तुम्हारा टेक्स्ट आना चाहिए, एंड साइटेशन फिगर्स पर भी होनी चाहिए। जैसे 16 लिखा हुआ है मैंने, प्लस प्लस तुम पूरे के पूरे पैराग्राफ या टाइटल पे रिसर्च पेपर वो साइटेशन नहीं करोगे। पैराग्राफ पे कर सकते हो, बट
तुम किसी टाइटल पे नहीं लिखोगे कि सपोज तुमने मेथोडोलॉजी पे ही कर दिया, तो वो तो गलत चीज हो गई ना, तुम्हें हर लाइन में करना पड़ेगा, वो है। जैसे यहाँ पे है टू टू टू, मैंने हर जगह मेंशन करा है, वो करना पड़ा मुझे क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं था। ठीक है, डायग्राम्स वगैरह लगा देना। बाकी तुम्हारे ये होती है मेथडोलॉजी और तुम्हारी लिमिटेशंस, मेन चीजें ये होती हैं। ठीक है, डायग्राम्स वगैरह लगा देना, बड़ा बन जाएगा रिसर्च पेपर। उसके बाद आता है तुम्हारा एनालिसिस। अब एनालिसिस के टेबल में तुम टेबल बनाओगे, रिसर्च पेपर नेम, डीओआई, डेट, ऑथर्स, एसडीजी कवर्ड, तो ये तो चलो मेरा प्रॉपर वो हो गया, तुम इसे स्किप भी कर सकते हो। इसके अंदर ना मैंने लिख रखा है मेथड्स एंड लिमिटेशंस, M1 से M9, L1 से L5। अब मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी कि M क्या है, M है मेरा मेथड, L है मेरा लिमिटेशन। N का मतलब है नो, Y का मतलब है यस। ये तुम्हें लिखना पड़ेगा, वरना अगर कोई सीरियसली देख रहा होगा तो तुम्हें क्वेश्चन करेगा वो। ठीक है, उसके बाद जो जो मेथड और जो जो लिमिटेशन अवेलेबल थी वहां पे मैंने Y कर दिया, बाकी में नो कर दिया। एंड ये दो जो ये जो आखिरी के 5 और 6 थे, ये थोड़ा अलग से था। मैंने इसमें से प्रिज्मा टेम्पलेट निकाली थी, तो इसके अंदर मेथड और लिमिटेशन नहीं था बट कुछ और था, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ये टेबल अगर किसी को मेरे से सीखनी हो पर्सनली वर्ड पे तो मैं सिखा दूंगा अलग से, बट मैं सबको नहीं सिखाने वाला ये, क्योंकि ये बहुत छोटी चीज है और सबके काम भी नहीं आता है, कुछ लोग कर ही लेते हैं खुद। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे बता भी दिया कि ऐसे ऐसे है, ये रिसर्च पेपर तुम चाहो तो मांग लेना मुझसे। ठीक है, और अरे क्या हो गया ये, तो मैंने टेबल बनाई मेथड्स और लिमिटेशंस के, एक साइड में मेथड लिखे मैंने, एक साइड में लिमिटेशन, पता तो चले कि मेथड 1 कौन सा है, मेथड 2 कौन सा है। और वहां पे मैंने साइटेशन मार दी, बस। उसके बाद आता है तुम्हारे चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, ये ऑर्डर जो है ये तुम सेम फॉलो करोगे, एनालिसिस पहले आएगा, लिमिटेशंस बाद में आएंगी। ठीक है, तो तुम्हारा चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस आ गया, मैंने लिख दिया। कंक्लूजन पूरा समरी कर दी मैंने इसकी, जो भी लिखा है। अब आते रेफरेंसेस पे, मेन चीज ये है जो एमिटी के अंदर फॉर्मेट यूज होता है, मैं दिखा देता हूँ। स्क्रीन स्विच करना मैं भूल गया था, तो ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, तो मैं एक्सप्लेन एक्सप्लेन दोबारा नहीं करूंगा बट दिखा देता हूँ। ये मेथडोलॉजीज हो गई। ठीक है, मेथडोलॉजीज के बाद तुम्हारा एनालिसिस आ जाएगा, रुक जाओ। एनालिसिस आ जाएगा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारी पूरी टेबल है जो मैंने पूरी एक्सप्लेन करी थी बैठ के, ये एक बार देख लेना। रिसर्च पेपर भी मांग लेना, भेज दूंगा मैं। और चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस आ गए। ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे साइट मार दिया, हर जगह तुम्हें साइटेशन मारनी है, वरना फिर वो बहुत दिक्कत होती है उसमें। कंक्लूजन, ठीक है, उसके बाद ये तुम्हारे रेफरेंसेस आ गए। अब रेफरेंसेस का जो है सीन, वो मैं बता देता हूँ, साथ में तुम्हें साइटेशन की फॉर्मेट भी बता दूंगा। ठीक है, साइटेशन मशीन एक बहुत अच्छा वो है, काफी लोग साइटेशन मशीन की जगह कुछ और यूज करते हैं, बट मैं साइटेशन मशीन यूज करता हूँ। सपोज मुझे किसी भी सपोज मुझे इस वेबसाइट की साइटेशन बनानी है। ठीक है, मैंने ये लिंक कॉपी कर लिया, तुम डीओआई कॉपी कर सकते हो, वेबसाइट, बुक, रिसर्च पेपर की, या तो इनका लिंक कॉपी कर लो या डीओआई कर लो। यूट्यूब की वीडियो है उसका लिंक कॉपी करके डाल दो, कुछ भी कर सकते हो तुम। तुमने यहाँ पे क्रिएट साइटेशन करा। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन आता है, मैंने चूज कर लिया वेबसाइट। ठीक, मैंने यहाँ पे डाल दिया वेबसाइट, ये वाली। अब मैं सर्च करूंगा, सर्च सर्च आ गया, मैंने साइट कर दिया, साइट में कंटिन्यू कर दिया। ठीक, अब या तो तुम इसमें सारी डिटेल्स भरो या फिर तुम
बाद में भी डाल सकते हो। तो सपोज मैंने कंप्लीट साइटेशन कर दी, तो जो तुम्हारी एमिटी के अंदर जो यूज होती है ना, वो होती है APA 7। APA 7, तो ये तुम देख रहे होंगे, ये जितनी भी साइटेशंस मैंने करी हैं ये मैंने सारी APA 7 में करी है। यहाँ से तुम कॉपी साइटेशन करके, कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो साइटेशन को। तो जैसे ये देखो, इस इसका एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आते हैं ऑथर्स के नेम, ठीक है। ऑथर्स के नेम के बाद आता है तुम्हारा ईयर या कुछ भी कह लो, ठीक है। ब्रैकेट में वैसे तो नहीं आता बट ठीक है। ऑथर्स के नाम के बाद तुम्हारा आता है टाइटल, कि रिसर्च पेपर का टाइटल क्या है, कहाँ लिखा गया है, वो आता है उसके बाद। उसके बाद तुम्हें, हाँ एक और चीज है, यहाँ पे तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा पेज नंबर्स वगैरह कहाँ से तुमने उठाए हैं, तो यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। और ये तुम्हारी लास्ट में DOI आती है। तो APA 7 वाला तुम फॉर्मेट यूज करना। कोई भी डिटेल मिसिंग है तो ये जो फॉर्मेट मैंने अभी तुम्हें एक्सप्लेन करा है वो तुम इंक्लूड कर देना, हमने भी करा था चीजों में, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा साइटेशन फॉर्मेट। मैं गया गूगल ब्रेव पे, मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिया, ये मेरे को आर्टिकल मिल गया, ठीक है। मैंने यहाँ से उठा लिया, कॉपी कर लिया, ठीक है। क्योंकि मेरे को ये 100% दिखा रहा था, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें वो ना दिखाए। मैंने कॉपी कर दिया नया सैंपल। हमारे पास ये ऑप्शंस आएंगे, सैंपल ड्राफ्ट 1 ये है, ड्राफ्ट 2 ये है, ड्राफ्ट 3 ये है, ठीक है। अब ये जो रेड लाइंस वगैरह हैं इसका मतलब है ये ये देखो 29% AI जनरेटेड। ड्राफ्ट 3 पे गया मैं, प्रीव्यू ड्राफ्ट 2 पे 14% AI जनरेटेड, धीरे धीरे कम हो रहा है। और ये 100% ह्यूमन रिटन। बेसिकली ये डिटेक्शन में अगर तुम डालते इसको तो ये मेरी उसकी प्लेगरिज्म चेक करता। बट सिंस मैं ह्यूमनाइजर में डाल रहा हूँ तो ये मेरा ह्यूमनाइज करके दे रहा है, मेरे को ड्राफ्ट्स दे रहा है। पहले इसके अंदर मेरे टाइम पे 10 ड्राफ्ट्स आते थे, एंड उसके अंदर मॉडल्स वगैरह बिल्कुल नहीं था, एक ही था मॉडल, ठीक है। जैसे मैंने AI डिटेक्टर में डाला, टेक फॉर AI करा, इसके अंदर देखो 29% AI जनरेटेड, मतलब इसके अंदर मेरा 29% था। ह्यूमनाइजर में डालूंगा वो चेंज करके दे देगा, तुम्हारा काम हो गया आसान। बट हमारे जो फ्लैग चेक जहां से भी होता है, वहां के सिस्टम इतने निठल्ले हैं, सॉरी मुझे ये वर्ड यूज करना पड़ा है, बट इतने निठल्ले हैं कि वो तुम्हारे नाम में भी प्लेगरिज्म डाल देंगे, ऐसा ऐसा हाल है। तो जो तुम्हें इंस्ट्रक्शंस मिली होती हैं वो ये होती है कि तुम एब्स्ट्रैक्ट से डालो, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट से डालो, एंड एब्स्ट्रैक्ट से लेके तुम्हारा कंक्लूजन तक, ठीक है। तुम्हारी रेफरेंसेस भी नहीं होती हैं उसके अंदर। मुझे समझ में ही नहीं आता कि पर्पस क्या है फिर साइट करने का जब तुम इसी में फ्लैग चेक नहीं कर रहे हो। तो अगर तुम्हारा 25, 30, 40% आता है, या और भी 15% से ज्यादा आता है, तो तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे ये है, ठीक है, मैंने यहाँ पे स्नैपशॉट करा इसका और मैंने पेस्ट कर दिया। ये तो तुम्हारा टेक्स्ट हो गया, ये देख रहे हो, ये टेक्स्ट है मेरा, और ये है मेरा टेक्स्ट, बट मैंने इसका स्क्रीनशॉट पेस्ट कर दिया यहाँ पे। तो इसमें तुम्हारी प्लेगरिज्म है वो बिल्कुल नहीं आएगी। ये लास्ट मिनट चीजें हैं जो तुम अप्लाई कर सकते हो अपने रिसर्च पेपर अच्छा बनाने के लिए। बाकी आई गेस सारी चीजें मैंने कवर कर ली है इसके अंदर। एजेंडा में जितनी भी चीजें थी वो सारी कवर कर ली है मेरी तरफ से। अगर तुम लोगों को कुछ भी डाउट आता है तो तुम यूट्यूब चैनल पे पूछ सकते हो कमेंट करके, ठीक है, वीडियो पे। एंड अगर कोई और बड़ा डाउट है तो तुम व्हाट्सएप पे भी मुझसे पूछ सकते हो, या हमारी टीम से जो काम कर रहे हैं, जो ग्रुप के अंदर जितने भी एडमिन्स हैं, और एक आध लोग जो एडमिन नहीं है जिन्हें मैं आगे भी बनाऊंगा, तो उन लोगों से तुम डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो इससे रिलेटेड। सो थैंक यू सभी को ये मतलब वीडियो देखने के लिए, एंड बाय, ऑल द बेस्ट तुम्हारा रिसर्च पेपर के लिए, तुम्हारे लिए अच्छी चीज रहेगी।
कुछ लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा रिसर्च पेपर लिखने में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाय, थैंक यू।